हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका क्वांट एजुकेटर विपिन और एक छोटे से सेशन में जिसमें आपको सही तरीके से गाइडेंस जो चाहिए वो गाइडेंस देने आया हूं। सुनना मेरी बातों को बहुत ध्यान से, या तो यहीं से वीडियो को बंद कर देना और या तो अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो पूरा कर लेना। 15 मिनट के सेशन में बहुत कुछ खास आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अंतिम जो 30 दिन बचे हुए हैं आपको टॉपिक वाइज मॉक देना चाहिए या सेक्शनल मॉक देना चाहिए या फुल लेंथ मॉक देना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आज के डेट में एस्पिरेंट का। दूसरी जो बात हम यहां पे करेंगे कि मॉक में स्कोर नहीं हो रहा है, हर बार केवल 40 और 45 नंबर पे ही जाके अटक जा रहे हो, इसका क्या सोल्यूशन है, 5 वो कौन सी टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। इन दो मुद्दों पर आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा फालतू की बात मैं करता नहीं हूं, अपना फंडा है सीधी बात, नो बकवास वाला। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये जो आपके 3 तरीके के मॉक होते हैं ना, एक होता है टॉपिक वाइज, जैसे मैं यहां पे बेसिकली किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्वांट की। क्वांट भी आप ले सकते हो, क्वांट के साथ साथ रीजनिंग भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, टॉपिक वाइज मॉक क्या होता है? टॉपिक वाइज मॉक वो होता है कि हमें प्रॉफिट लॉस का एक मॉक मिल गया जहां प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन है, ये हो गया टॉपिक वाइज मॉक। सेक्शनल मॉक क्या होता है? सेक्शनल मॉक का मतलब है मैथमेटिक्स यानी कि क्वांट का आपको एक मॉक मिल गया जहां कुछ स्पीड मैथ है, एक आधी डीआई है और कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, वो हो गया आपका सेक्शनल मॉक। फुल लेंथ मॉक क्या होता है? फुल लेंथ मॉक जहां पे आपको मैथ रीजनिंग दो की दोनों चीजें मिल जाएंगी। अभी क्योंकि आरआरबी के एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 अगस्त से, धीरे धीरे आज आप देख ही रहे हो 29 जून हो चुकी है, तकरीबन कह सकते हैं 30 दिन बचे हुए हैं। लास्ट के 2 दिन वो भी मैंने छोड़ दिए, ऑल एन एवरेज अप्रोक्सीमेट 30 दिन बचे हुए हैं। यार देखो, इन सब की ना अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, आप इसमें से किसी को डिनाई नहीं कर सकते। इन सब की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब वो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। टॉपिक वाइज मॉक जो है वो आपको ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सेक्शनल मॉक जो है वो आपको बताता है कि ओवरऑल जो आपका क्वांट का सब्जेक्ट है उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है। ओवरऑल अगर मैं पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो पूरे क्वांट में आप कितना बेहतर कर पा रहे हो, ये आपको सेक्शनल मॉक बताता है। और फुल लेंथ मॉक जो है ये आप कंप्लीट एग्जाम में कितना बेहतर करके आ पाओगे, इस बात की हमें जानकारी देता है। क्योंकि इंपॉर्टेंस तीनों की है। अगर आप आज की डेट में ये सोच रहे हो कि यार टॉपिक वाइज दें या सेक्शनल दें या फुल लेंथ दें, तो इसका सही और सटीक जवाब है आपको ये तीनों ही देना चाहिए। तीनों पे काम करिए, तीनों पे काम करिए। अगर आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो तो इसका एक तरीका यह भी है कि अभी 15 दिन का एक टाइम पीरियड बना लो। उन 15 दिनों में एक दिन आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज मॉक, सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक तीनों देने। तीनों दे लिया आपने, इन तीनों को देने के बाद इनकी बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर ली। उसका जो अगला दिन है उसके अगले दिन तक यहां से आपकी जो भी कमियां हैं, यहां जो भी कमी है, सपोज दैट आपने टॉपिक वाइज मॉक में टाइम एंड वर्क उठाया था, टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन आपसे नहीं लगे, उन पर्टिकुलर 3 टाइप के क्वेश्चंस पे आपको काम करना है। आपने जब सेक्शनल मॉक किया था तो यहां से भी आपको आपकी कमियां समझ में आएंगी। जब आप फुल लेंथ मॉक दोगे तो यहां से वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीजें नोट करो और उन कमियों पर अगले दिन काम कर डालो। फिर अगले दिन ऐसे ही तीनों फुल मॉक दो, सेक्शनल मॉक दो, टॉपिक वाइज मॉक दो, और फिर अगले दिन क्या करो, अगले दिन तक लगातार उन सारी कमियों पर काम करो। तो जो आप ये सोच रहे हो ना कि भाई टॉपिक वाइज दे या सेक्शनल दे या फुल लेंथ दे, तीनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह अलग अलग है और तीनों ही आपके लिए जरूरी है। ये तीनों आपके लिए जरूरी हैं, इन तीनों पे आपको काम करना होगा। ये तो था आपके पहले प्रश्न का जवाब कि हम सेक्शनल दें या टॉपिक दें या फुल लेंथ दें। तीनों देना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी। रेगुलर नहीं दे पा रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज में आप इसको दे सकते हो। अच्छा, अब आपका अगला जो प्रश्न है, सबसे ज्यादा बवाल इसने मचा के रखा है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की यही समस्या है कि सर स्कोर नहीं हो रहा है, जब देखो तब वही 40, वही 42, वही 45, क्या करें? क्या इसका कोई सल्यूशन है?
क्या कुछ ऐसी टेक्निक है कि ये जो हमारा मॉक में स्कोर नहीं हो रहा है इसमें हमारा स्कोर होने लग जाए? अब इसके सलूशन पे आने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरी उन बातों को समझने की कोशिश करिएगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखो, मॉक में अगर स्कोर नहीं हो रहा है तो मॉक में स्कोर ना होने की कोई एक वजह नहीं होती है। मॉक में अगर आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है तो मॉक में स्कोर ना होने की कोई एक वजह नहीं होती है। मॉक में स्कोर ना होने की कई सारी वजह है, कई सारी वजह है, कोई इसकी एक वजह नहीं है। वो कई सारी वजह कौन कौन सी है दोस्तों? वो कई सारी वजह कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, आपके मॉक का डिफिकल्टी लेवल। आपके मॉक का डिफिकल्टी लेवल क्या है? दूसरी वजह, आपका नॉलेज कैसा है? नॉलेज आपका कैसा है? तीसरी वजह, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है? आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है? चौथा, आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है? आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है? पांचवा, आपकी अरिथमेटिक स्किल कितनी अच्छी है? आपकी अरिथमेटिक स्किल जो है वो कितनी अच्छी है? छठवां, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है? आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है? ये कई सारे फैक्टर हैं जिन पे आपके मॉक का स्कोर डिपेंड करता है। मॉक में स्कोर ना होने की कोई एक वजह नहीं है, मॉक में स्कोर ना होने की ये इतनी सारी वजह है। इस दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपके अंदर किस चीज की कमी है। मुझे नहीं पता कि आपके अंदर इसमें से कौन सी कमी है, मुझे क्या, किसी को नहीं पता। पढ़ाने वाले जितने एजुकेटर्स हैं उनको ये नहीं पता कि जो एस्पिरेंट पढ़ रहा है, जो उनका स्टूडेंट है, उसके अंदर इनमें से किस टाइप की कमी है। ये अगर पता है तो किसको? केवल और केवल आपको पता है। ये केवल और केवल आपको पता है कि इनमें अगर कहीं कमी है तो वो कमी कौन सी है आपके अंदर, ये आपको पता है। अब जब मैं बात करूंगा इंडिविजुअल एक एक पॉइंट पे डिफिकल्टी लेवल, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस भी कंपनीज के आप मॉक लगा रहे होते हो वो मॉक जरूरत से ज्यादा हाई लेवल के जो कंपनीज हैं वो सेट कर देती कि उतना हाई लेवल आपका आ भी नहीं रहा है और आप देख रहे हो कि उसका डिफिकल्टी लेवल हाई है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है स्कोर आपका डाउन होगा। अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही आपको नहीं पता, तो भी आपका स्कोर नहीं होगा। अगर ऐसा है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो है, जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो होगी तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आप जरूरत से ज्यादा समय खर्च करोगे, तो भी आपका मॉक डाउन होगा। अगर आपकी रीडिंग स्किल वीक है, आपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन को रीड किया, एक बार रीड कर गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई कि आखिर बताया क्या, पूछा क्या, रीडिंग स्किल डाउन है आपकी। उसमें क्या होगा? रीड करोगे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर से टाइम बर्बाद होगा, अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, स्कोर घटेगा। अरिथमेटिक स्किल, किसी क्वेश्चन को आपने रीड किया, उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये अगर क्विक रिस्पॉन्स आपको मिला तो आप उस क्वेश्चन को इजीली लगा पाओगे, वरना पढ़ते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, यहां से भी आपका स्कोर डाउन होगा। तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट। पता लगा कि रीजनिंग और मैथ में रीजनिंग टफ आई थी, मैथ आसान आई थी, और रीजनिंग पे तुम लगे पड़े थे, मैथ तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा समय ही खत्म हो गया, तुम टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए, और अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है यहां से भी स्कोर डाउन होगा। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका मॉक में जो स्कोर है वो डाउन होता है। अब हमें मॉक देते समय किन किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, मेरी आपके लिए 5 नसीहत है, वो 5 टिप्स क्या हैं, आओ इनकी बात करते हैं। सबसे पहले, हमेशा मॉक में एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग आपकी हमेशा छोटे क्वेश्चन से होनी चाहिए। कभी भी रीजनिंग में पजल से स्टार्टिंग ना करो, कभी भी मैथमेटिक्स में डीआई से स्टार्ट ना करो। स्टार्टिंग जो है वो आपकी छोटे क्वेश्चन से होनी चाहिए। आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट चलो आप दे रहे हो, 80 में से पहले उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करिए जो छोटे क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर मैथ की बात करूं, डीआई को हटा दो, स्पीड मैथ पिक कर लो। अरिथमेटिक में जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन बने हो या 2 लाइनर बने हो उनको पिक कर लो। रीजनिंग में पजल को हटा दो, कहीं आपकी कोडिंग डिकोडिंग आई हो, ऑड वन आउट आया हो, ब्लड रिलेशन कहीं आया हो, कहीं डायरेक्शन आई हो, कहीं ऑर्डर रैंकिंग आया हो, इन सबको क्या करो, पिक कर लो। सिलॉजिज्म को पिक कर लो, इनइक्वालिटी को पिक कर लो।
तो पहले हमेशा छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो। बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में आपका जो पॉसिबिलिटी वाला केस बन जाता है, क्योंकि आपने पजल उठा ली तो पजल बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। आप श्योर नहीं होते हो पहले ही कि ये बन ही जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पजल को आपने सोचा चलो बनाते हैं, बन जाएगी, लास्ट में नहीं बनी, समय भी गया और आपको वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पाया। इसलिए स्टार्टिंग हमेशा छोटे क्वेश्चन से करो। स्मॉल गोल जो है वो आप सेट करो। स्मॉल गोल जो है वो आपको बढ़िया तरीके से आगे की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी बात, मॉक टेस्ट को प्रीवियस ईयर पेपर से कंपेयर करो। कभी भी अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो कि आजकल एस्पिरेंट नहीं करता है, ये काम आपको करना चाहिए। आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक में आपका स्कोर बढ़िया नहीं हो पाया, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपने कोई मॉक दिया, उस मॉक में आपका स्कोर बढ़िया नहीं हो पाया, तो आप एक चीज ये भी देखो कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे जरा आपने उस मॉक को कंपेयर करके देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर के डिफिकल्टी लेवल क्या था और जो मॉक आप दे रहे हो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना आता ही ना हो जितना आपके उस मॉक का डिफिकल्टी लेवल है। तो आपका जो मॉक टेस्ट है उसकी एनालिसिस जो है वो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर से करिए। अब आप कहोगे सर कैसे करें, बैठ के मिलान करें? नहीं भाई, बैठ के मिलान नहीं करता है। सबसे बढ़िया तरीका है, कभी भी अगर आप मॉक दे रहे हो तो मॉक देने से पहले लास्ट के 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो लगा डालो। मेमोरी बेस्ड पेपर जो है वो सारी कंपनीज ने दिए हुए हैं, 5 मेमोरी बेस्ड पेपर लगा डालो, आपको पता चल जाएगा इनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे वर्क कर चुके होगे तब आप इस मॉक पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यार इसका तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? तो इस चीज की एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अननेसेसरी हाई लेवल मॉक लगा रहे हो और उसमें स्कोर डाउन हो रहा है और आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तीसरा जरूरी काम, आप जो भी मॉक देते हो उस मॉक को देने के बाद अपनी वीकनेस और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको जानो। नोट करो कहीं कि मेरी कमजोरी क्या है और मेरी मजबूती क्या है, ये नोट करो। नोट करने के बाद मजबूती जो है उसको तो मजबूत रहने ही देना, जो कमजोरी है उसको भी मजबूत करो। क्यों, ये क्यों करना जरूरी है? आज आपने एक मॉक दिया, प्रॉफिट लॉस में आपका नेट इफेक्ट वाला एक क्वेश्चन आया था जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तो बच्चा क्या करता है, दूसरे मॉक पे स्विच कर जाता है। अरे मेरे भाई, आज तुम नहीं कर पाए हो, दूसरे मॉक में वही क्वेश्चन आएगा, फिर नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मान लो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन था, आज मुझसे नहीं हो पाया, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि पहले मैं इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी पे या डेटा इंटरप्रिटेशन जो भी क्वेश्चन था उस पर काम करूं, तब मैं अगले मॉक में बैठूं, वरना अगले मॉक में वो क्वेश्चन आएगा फिर से मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। तो कमियों पे काम कोई नहीं करना चाहता और मॉक पे मॉक सबको देना है और सबकी ये उपेक्षा और अपेक्षा है, मतलब सबकी अपेक्षाएं हैं कि भाई साहब नंबर ज्यादा आ जाए। अरे जो पुरानी कमियां हैं पहले उन्हीं को दूर कर लो, तब तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ऐसे कैसे यार नंबर ज्यादा आ जाएंगे? और ये काम कोई करना नहीं चाहता। मॉक पे मॉक देते जा रहा हूं, मॉक पे मॉक देने से थोड़ी ना स्कोर बढ़ जाता है। हाँ, मॉक में मॉक देने से स्कोर अगर बढ़ने लगता तो दुनिया पढ़ाई बंद करके केवल मॉक ही देती। आगे चलो, टेस्ट की एनालिसिस कोई नहीं करता है, टेस्ट की एनालिसिस जरूरी है। अब टेस्ट की एनालिसिस में लोग देखो, एनालिसिस दो तरीके से होती है, एक जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनकी एनालिसिस और एक जो आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं उनकी एनालिसिस। मैंने एक मॉक दिया, मेरे 55 नंबर आए, 55 क्वेश्चन सपोज दैट मेरे सही हुए आउट ऑफ 80। मैं अब ये देखूंगा कि उन 55 में से मेरे सही कितने हैं। मान लो 55 के 55 सही है तब तो अलग ही बात है। इन केस जो गलत हो गए, पहले तो मैं उन गलतियों पे काम करूंगा, देखूंगा यार मैं कहां गलत कर रहा था, आखिर मेरी कमी क्या थी। फिर जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए उन पे काम करूंगा। मैं अपना आपको पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता था ना, मैं उस पे भी काम करता था। मैं जब मॉक देता था, मेरा जो क्वेश्चन सही रहता था, मैं क्या करता था, मैं उनका सोल्यूशन देखता था। और उनके सोल्यूशन में क्या देखता था, उनके सोल्यूशन पे ये देखता था कि उनका सोल्यूशन जो उन्होंने बताया है वो ज्यादा आसान है या मेरी रफ शीट पे जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है वो ज्यादा आसान। और अगर मुझे लगता था कि मैंने कोई लॉन्ग प्रोसेस यूज किया है, मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन है वो इन्होंने इजी कर रखा है, तुरंत मैं अपने जो अपना तरीका है ना उसको इरेज करता था, अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को इस सोल्यूशन के साथ सजा लेता था और 3 से 4 दिन इसी पे बार बार काम करता था ताकि जो मेरी पुरानी हैबिट है वो हट जाए और नया वाला मेरे दिमाग में छप जाए।
ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं जो आपको पहले से करके रखना पड़ता है, लेकिन आप तो नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे रहते हो। हाँ, कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल कर लेंगे, तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब तक हो चुकी होती है बहुत देर। तो इस पे काम करिए। मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है, और आजकल सबसे ज्यादा जो मेन कारण है मॉक में स्कोर ना होने का, दैट इज कैलकुलेशन। दैट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे रेगुलर काम ना करने की वजह से, कैलकुलेशन स्पीड स्लो होने की वजह से लगातार आप यहां पे कमजोर होते जा रहे हो। आजकल पता है क्या है, आजकल एस्पिरेंट को समस्याएं तो हैं, परेशानियां उसको बहुत हैं, लेकिन उन परेशानियों का जो हल है वो एस्पिरेंट करना ही नहीं चाहता। सबको दिक्कत है कि सर हमारी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो स्लो है। यार अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है, शांति से अपने आप से ये पूछो, क्या वाकई में इस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो? कितनी बार आपसे कहा है कि डेली उठा करो, तो टेबल पे अपने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट और टेबल, इनकी प्रॉपर एक लिस्ट चिपका लो। डेली उनको देखो, डेली उनको देखने लगोगे तब भी वो महीने डेढ़ महीने में आपको याद हो जाएंगे। कम से कम एग्जाम में आएगा तो उसकी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की नौबत ही नहीं आएगी, और जहां शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की नौबत आएगी फिर वहां शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करता, लेकिन करना किसी को नहीं है। कहा जाता है कि डेली 15 मिनट का टाइम निकालो, 15 मिनट का टाइम निकाल के स्पीड मैथ के 25 क्वेश्चन डेली लगाओ। आपको वो करना नहीं है, और ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं बढ़ पाएगी कैलकुलेशन स्पीड। तो अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड पर काम करना है तो फिर सही तरीके से करिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन स्पीड पर आपने काम नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा मामला जो है पॉइंट में वो गड़बड़ हो जाएगा। अरिथमेटिक पे आप अननेसेसरी ज्यादा टाइम दोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन पर आप अननेसेसरी ज्यादा टाइम दोगे, स्पीड मैथ पे अननेसेसरी ज्यादा टाइम दोगे, और जब टाइम ज्यादा दोगे अटेम्प्ट कम होंगे, अटेम्प्ट कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आपका खराब आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहीं से कई सारे क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, सर मेरा तो कैलकुलेशन बढ़िया है फिर भी नंबर नहीं आते। अगर कैलकुलेशन बढ़िया है फिर भी नंबर नहीं आ रहे तो नॉलेज की कमी है। आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट करा दिया, मैंने कहा मुझे इसका आंसर दो। आंसर अगर आता होगा तो दे पाओगे, दे पाओगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, और नंबर बढ़ जाएंगे तो यार ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल भी नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आता ही नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करोगे? नंबर हवा में थोड़ी आ जाएंगे। नंबर कैसे आते हैं मॉक में? मॉक में नंबर आते हैं जब आप विद एक्यूरेसी चीजों को सही तरीके से अटेम्प्ट करो। अब अटेम्प्ट आपने सही तरीके से किया नहीं तो कहां से चीजें हो जाएंगी? ये हमेशा मैं देखता हूं एस्पिरेंट कमेंट्स कर करके या ड्यूरिंग क्लास पूछा करते हैं, जबकि ये वो चीजें हैं दोस्त जिसमें आपको खुद का कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि अगर मेरा मॉक में स्कोर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है वो सिर्फ मुझे पता है, मैं ही उस वजह को तलाश कर सकता हूं, और काम करिए उस पर। आजकल एस्पिरेंट का हाल पता है क्या हो गया है? आजकल एस्पिरेंट का हाल हो गया है कि वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है, और जैसे ही उसको पीछे से कोई धक्का देता है तो वो क्या करता है, एक कदम आगे बढ़ता है। आज आप टीचर्स के धक्के के सहारे हो गए हो, इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगा, इस बात में मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। आजकल पता है क्या हो गया है? आजकल एस्पिरेंट जो है वो एक पुतला बन के रह गया है। किसी भी एग्जाम की बात करो, और वो पुतला जो है उसमें जान कब आती है? जब कोई टीचर यूट्यूब पे आके उसको पीछे से पुश करे, उसको धक्का दे, तब जाके उसको होश आता है, अच्छा ये करना था। मतलब क्या आपने अपने दिमाग का खुद से इस्तेमाल करना बंद कर दिया है? क्या आपने अपने आप को पूरी तरह से सामने वाले के हवाले कर रखा है? इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता भाई। आप सामने वाले से गाइडेंस ले रहे हो, सामने वाले की क्लासेस कर रहे हो, उनसे चीजें सीख रहे हो, लेकिन अपने सेल्फ एफर्ट्स भी डालते चलो। पूरी तरीके से सामने वाले के हवाले करके रखे हो अपने आप को। वो जब धक्का देता है, तुम्हें पुश करता है, तब तुम्हें लगता है अच्छा हाँ यार ये करना चाहिए, फिर उसने पुश किया, अच्छा अब ये करना चाहिए। खुद के कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करिए दोस्तों, वरना ऐसे केसेस में अगर दूसरे के धक्का देने से चलते रहोगे तो दूसरा कब तक धक्का देगा यार? एक दिन वो धक्का देना बंद कर देगा और फिर अपने स्टैचू पे, अपनी जगह पे स्टैचू बन के रह जाओ। तो इसलिए किसी के धक्के के सहारे ना रहो, अपने भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगली जो वीडियो है उस पे बात करेंगे अरिथमेटिक के बारे में, कि अरिथमेटिक को आप कैसे सुधार सकते हो। अरिथमेटिक में सबकी समस्याएं हैं, जबकि अरिथमेटिक एक ऐसा आपका सेक्शन है जिसको सही तरीके से अगर पढ़ा जाए तो अरिथमेटिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी।
मेरे से जितने लोगों ने अरिथमेटिक पढ़ा है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना क्या तुम्हारी अरिथमेटिक की प्रॉब्लम खत्म हुई। अरे मैं बेसिक छोड़ो, तुमने अगर मेरी हाई लेवल क्लासेस भी कर रखी है तो भी तुम्हारी समस्या खत्म हो गई होगी। जिस वेरिएबल से बच्चा डर के दूर भाग जाता था उस वेरिएबल का भूत मैंने ऐसा भगाया 45 दिन लगातार इसी चैनल पे क्लास देके कि जितने एस्पिरेंट ने वो क्लासेस की थी वो आज कहते हैं कि सर पहले देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते थे, आज क्वेश्चन देख के लगाते हैं, आंसर लगाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सरकारी नौकरी की केवल तैयारी ही नहीं करनी होती है, अपने माइंड को उस नौकरी के लिए तैयार भी करना होता है। इन सारी चीजों पर काम करिए दोस्तों। ऐसे ही एक और गाइडेंस वीडियो के साथ फिर आपसे मुखातिब होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।